हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जेस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम आगे बढ़े, उसके मूल बातों पर जाए उससे पहले कुछ टिप्पणी जो प्रस्तावना पर की गई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बेरोवारीवाद के बारे में। बेरोवारीवाद बेरोवारीवाद आया था 1960 में। अगर जो आप इसका पहले वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। बेरोवारीवाद और केशवानंद भारती दोनों हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें डिटेल से बताया गया है। तो बेरोवारीवाद आता है 1960 में और इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किस में कहा गया था? तो बेरोवारीवाद में कहा गया था। उसके 13 साल बाद ही आता है केशवानंद भारती केस। कौन? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आता है? 1973 को आता है। और इसमें बोला जाता है कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है। क्या? प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है और जिस तरह आप संविधान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं उसी तरह प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले देखे थे बेरोवारीवाद, उसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी प्रेम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन वही जब केशवानंद भारती केस आता है तो उसमें बोला जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और जिस तरह आप संविधान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं उसी तरह प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकते हैं। किस में बोला गया था? केशवानंद भारती केस में। उसके बाद एक और मामला आता है BRSR बॉम्बे। देखिए, SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। क्या? SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1994 में एक मामला आता है। और उसमें देखिए, SR बॉम्बे एक्चुअली कौन था? SR बॉम्बे एक्चुअली एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कहाँ? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनको राज्यपाल, वहाँ के जो राज्यपाल थे उनके द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है कि संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए आर्टिकल 368 के तहत, सॉरी आर्टिकल 368 तो संविधान संशोधन का, आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और इसी केस में, इसी बात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जाता है कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है। क्या? प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है, यानी कि प्रस्तावना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। किसमें बोला जाता है? ये बोला जाता है BR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ द स्टेट केस में। अब देखिए, प्रस्तावना पर आगे बढ़े। देखिए, प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में लागू किया गया था। कहाँ? अमेरिकी संविधान में। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? अमेरिका संविधान में। अमेरिका संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। उसके बाद अन्य देश आता है जिसमें अपना भारत भी है। तो सबसे पहले आ गया था अमेरिका। अब देखिए, बात आता है कि प्रस्तावना है क्या। क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना जो अपना संविधान का सार है, मतलब निचोड़ है। संविधान में जो इतना 395 आर्टिकल है, इतना डिटेल्स बनाया गया है, उस सब का जो निचोड़ है अपना प्रस्तावना में बताया गया है। उस समय सोचिए, संविधान सभा के जो निर्माता थे उनका सोच क्या था, दर्शन क्या था, इनका उद्देश्य सोचिए कि प्रस्तावना में ही इन्होंने पूरा संविधान को निचोड़ को डाल दिए थे प्रस्तावना में। आगे पढ़ेंगे कैसे डाला गया है प्रस्तावना में अपना निचोड़ को। देखिए, प्रस्तावना में हर बात का कुछ न कुछ मीनिंग है। देखिए, लगता है ये 7-8 लाइन का लगता है, लेकिन 7-8 लाइन का बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये संविधान का क्या है? निचोड़ है। ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो देखिए, पहला बात कहता है कि हम भारत के लोग। देखिए, क्या बोलता है? हम भारत के लोग। तो इससे निकल कर आता है कि हम, पहला क्या बोला गया? हम भारत के लोग। इसका मतलब हुआ कि संविधान निर्माता जो थे उनका कहने का आशय था कि जो भारत का जो संविधान है, भले ही संविधान निर्माताओं ने उसका निर्माण किया। क्या? संविधान जो है कौन निर्माण किया? भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने उसका निर्माण किया था। लेकिन इसका जो सर्वोपरि है, इसका जो स्रोत है वो भारतीय जनता। क्या? इसका जो स्रोत है कौन है? भारतीय जनता है। पहला लाइन से आता है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब हुआ
कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है, भले ही संविधान सभा ने इसका निर्माण किया, लेकिन इसका जो स्रोत है भारत की जनता है। कौन? भारत की जनता है। और दूसरा नंबर, भारत में जो सुप्रीम है वो जनता है। इसका मतलब यही हुआ कि हम भारत के लोग से, कि भारत में जो सुप्रीम है वो जनता है। किसका मतलब हुआ? हम भारत के लोग से। क्वेश्चन अगर आ जाए कि हम भारत के लोग का वर्णन कहाँ किया गया, तो प्रस्तावना में किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। देखिए आगे बोलता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका देखिए, इसका मतलब क्या? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब हुआ कि एक तरह से स्वतंत्र। देखिए आप लोग जानते हैं कि अपना जो भारत है 200 वर्षों से अंग्रेजों के गुलाम था, लगभग 200 वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था। अब ये नहीं सोचेगा कि 200 वर्षों से कैसे होगा, क्योंकि अंग्रेज तो आया था 1600 में, लेकिन अंग्रेज जो 1600 में आया था तो 1600 में आकर डायरेक्ट अपना भारत पे शासन थोड़ी करने लगा। उस आया था, व्यापार कर रहा था। वो जो शासन करने का उसका जो सिलसिला चला, वो प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध, इनके 1757 और 1764 के जो युद्ध हुआ प्लासी और बक्सर के, इसके बाद से अंग्रेजों ने अपना शासन करना शुरू कर दिया। उस समय से जोड़िए तो लगभग 200 वर्ष होता है। तो उस समय क्या था कि अपना कोई भी काम हो, भारत का कोई भी काम हो, कोई भी मामला हो, तो वो ब्रिटिश सरकार तय करती थी। किसी से व्यापार करना है या नहीं करना है, वो कौन तय करता था? वो ब्रिटिश सरकार तय करता था। तो गुलाम थे उस वक्त, संप्रभु नहीं थे, तो कौन तय करता था? ब्रिटिश सरकार तय करता था। लेकिन अब संप्रभु जब मतलब संप्रभु मतलब हुआ कि अब कोई भी मामला हो, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, तो भारत सरकार किसी अन्य सरकार से या किसी अन्य देश से बाध्य नहीं है उसको पूछने के लिए या उसकी राय लेने के बाध्य नहीं है। ये स्वतंत्र है। कोई भी मामला, चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे अपना सीमा का मामला हो, चाहे अपना अभी देख लीजिए जम्मू कश्मीर का ही मामला आया था, तो ये थोड़ी है कि भारत सरकार अमेरिका को पूछने गया, चाइना को पूछने गया, पाकिस्तान को पूछने गया कि हम इस मामला में कुछ करें कि ना करें। किसी से पूछने नहीं गया। मतलब कि भारत सरकार कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी तरह के कोई बाध्य नहीं है। इसका मतलब यही हुआ संप्रभु मतलब। अब देखिए अगर कहता कि समाजवादी, देखिए क्या आ गया है? समाजवादी। समाज देखिए, एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी। व्यवस्था दो प्रकार का, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब हुआ कि जो पूंजीवादी मतलब होता है कि जो बड़े लोग हैं, एक तरह समझिए, यानी कि जो अमीर है अमीर होते जाएगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। यानी कि पूंजीवादी मतलब पूंजीवाद को सपोर्ट किया जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको किया जाता है? पूंजीवाद। यानी कि जो अमीर है अमीर होते जाएगा, जो गरीब है गरीब होते जाएगा। लेकिन अपने भारत में अपना सौभाग्य देखिए, अपना भारत का, हम लोगों का, कि अपना यहाँ समाजवादी व्यवस्था। क्या समाजवादी व्यवस्था? समाजवादी मतलब हुआ कि निचला तबका से लेकर निचले स्तर, जितना भी निचला स्तर है, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक सभी को समान अधिकार है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सबको समान अधिकार दिया गया है। और यहाँ ये नहीं कि वो पूंजीवादी है तो उसको बढ़ा दिया जाए, जो गरीब है उसको छोड़ दिया जाए। यहाँ सबको बराबर का हक मिलता है। इसका मतलब यही हुआ समाजवादी मतलब कि जो छोटे तबके से लोग हैं उनको भी अपना हक है, अपने भारत में बराबर का अधिकार है। क्या? बराबर का अधिकार है समाजवादी। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर। इंडिया अपना क्या है? सेकुलर है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि सेकुलर मेरे राय से अच्छी बात है। देखिए क्योंकि यहाँ अपना भारत में कम से कम 80-82% जो है हिंदू है, हिंदू बहुल राज्य है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि भारत अपना क्या? सेकुलर है। सेकुलर मतलब कि यहाँ जितना भी धर्म है सभी को बराबर का अधिकार है। चाहे सरकारें भी है, वो ये नहीं कि हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, मुस्लिम को कम करेगी, या ईसाई को कम करेगी, या क्रिश्चियन को कम करेगी। जितना भी धर्म है अपने भारत में सभी को यहाँ पर बराबर का अधिकार है। कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है, किसी को किसी तरह का कोई बाध्य नहीं है। यानी कि सभी को समान अधिकार है, चाहे किसी भी धर्म का हो। यहाँ सरकारें किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती है। ये नहीं कि अब जो अल्पसंख्यक है उसको दबा दिया जाए और जो बहुसंख्यक है उसको आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें अपना संविधान में प्रस्तावना में बोला गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या? धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। क्या? लोकतांत्रिक। देखिए
लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब क्या, यहाँ लोगों का तंत्र है, यहाँ जनता का तंत्र है। शासन कौन करता है, जनता। पता है अब्राहम लिंकन साहब बोले थे कि जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन क्या होता है, लोकतंत्र होता है। और देखिए भारत में जो 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं, 18 वर्ष को उनको मत देने का अधिकार है, 18 वर्ष का अभी। लेकिन इससे पहले 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1989 को, कब 1989 को हुआ था 61वां संविधान संशोधन, तब ये 18 वर्ष है। लेकिन उससे पहले क्या था, जो वोट मत देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन करके उसको 18 वर्ष किया गया। यानी कि यहाँ पे जो है सर्वोसर्वा जनता है। जनता है किसी को चुन के राजा बनाती है, किसी को चुन के मतलब किसी को अपना जो चाहेगी जनता करेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, यानी कि जनता के द्वारा शासन किया जाता है। ये मतलब लोकतंत्र हुआ। अब देखिए आगे आता है गणराज्य बनाने के लिए। देखिए आपको लगता होगा लोकतंत्र और स्वतंत्र और गणराज्य एक शब्द है, नहीं, दोनों एक शब्द नहीं है, दोनों दो शब्द है। गणराज्य मतलब होता है, गणराज्य मतलब हुआ कि जो किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद है, क्या किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, क्या जनता के द्वारा निर्वाचित होकर उस सर्वोच्च पद को भरा जाता है। अब ये नहीं होगा कि जो पैतृक अधिकार है, क्या यहाँ पैतृक गणराज्य में पैतृक अधिकार नहीं होता, यानी कि गणराज्य में ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ हुआ कि गणराज्य मतलब कि जो सर्वोच्च पद है, किसी भी देश का सर्वोच्च पद होता है वो निर्वाचित होकर जाता है, तो उसका मतलब हुआ गणराज्य। आपको पता है अपना भारत का सर्वोच्च पद कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, क्या हम लोग चुनते हैं, भले अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन हम लोग चुन के राष्ट्रपति को भेजते हैं। और उसका भी एक टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के तहत वो अपने पद पे रहते हैं, उसके बाद फिर हटा दिए जाते हैं और पुनः चुनाव किया जाता है और दूसरा कोई बन जाता है, चाहे वही बने, लेकिन जनता के द्वारा उनको चुना जाता, निर्वाचित किया जाता, तब वो सीट पर बैठते हैं। तो गणराज्य देखिए जो 26 जनवरी, एक सेकेंड, जब हम लोग कहते हैं कि जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का कोई घटना, जैसे बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का कोई घटना है, तो 1947 के बाद की बात करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि गणतंत्र भारत के बाद का, यानी गणतंत्र भारत के इतिहास का पहला कोई घटना, तो उसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950, क्या 26 जनवरी 1950 का बात कर रहे हैं, उसके बाद का बात कर रहे हैं। क्या गणतंत्र मतलब जब कहेंगे हम गणतंत्र भारत के इतिहास का पहला कोई घटना, उसका मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। और पता है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अपना राष्ट्रपति पद पे चुने गए थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति पद को पूरा किया गया था। तो अभी क्या बोले थे, जो सर्वोच्च पद है गणतंत्र क्या होता है, जो सर्वोच्च पद है उसको जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो गणराज्य हो गया। अब देखिए इस गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अपने प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया। क्या 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया, सामाजिक, आर्थिक और न्याय। मात्र देखिए इस क्वेश्चन आ जाता है कि इसको याद करने हाथ, उसको जो याद कीजिएगा उसको सिलसिलेवार ढंग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम आ जाता है कि पहला कौन सा न्याय बताए, संविधान प्रस्तावना में प्रथम न्याय किसको बताएगा, तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। 3 ही न्याय के बारे में प्रस्तावना में बताया गया, चौथा कोई न्याय नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धार्मिक न्याय प्रस्तावना में क्या बताया गया तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 ही न्याय बताया गया, कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको सिलसिलेवार ढंग से याद करने का ट्रिक समझ लिए। सारा, क्या सारा, सारा मतलब स्व मतलब सामाजिक, आ मतलब आर्थिक और रा मतलब राजनीतिक। तो क्या हुआ, 3 तरह का राजनीतिक बात हो जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखिए उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, रिलीजन की स्वतंत्रता है,
अब बात करते हैं, देखिए विचार की अभिव्यक्ति, क्या बोले, न्याय विचार विचार की अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की जो अभिव्यक्ति है, विचार की अभिव्यक्ति, इसका जो वर्णन क्या गया आर्टिकल 19 में भी किया गया। क्या आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार, हम इसके बाद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो उसमें भी विचार की अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 19 में। तो प्रस्तावना में भी इसका बात चर्चा किया गया है, और मौलिक अधिकार में भी किया गया। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में। उसके बाद देखते हैं विचार की अभिव्यक्ति और अवसर की समानता। क्या, अवसर की समता, अवसर की समता मतलब अवसर की जो समानता है, इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 16 में किया गया है। क्या, आर्टिकल 16 में, और इसका भी मौलिक अधिकार में। तो विचार की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी चीज़ को आप स्वतंत्र एक्सप्रेशन करने के लिए। विचार की अभिव्यक्ति है, अवसर की समानता है, कोई भी हर चीज़ में आपको समान अधिकार है, ठीक। और किस में क्या है, आर्टिकल 16 में कहा गया है, और मौलिक अधिकार में कहा गया है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो गया। देखिए, समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है, अखंडता शब्द मतलब, देखिए अखंडता मतलब वो राष्ट्र एकता में है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, राष्ट्र को तोड़ नहीं सकते हैं, राष्ट्र को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। उसको आप जो कहिएगा कि कभी कभी मांग उठ जाता है सिक्किम के इधर से, चाहे कुछ लोग होते हैं जो उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो तोड़ने के राष्ट्र की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावना में ही बताया कि राष्ट्र को अखंड है, राष्ट्र को इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और 3 शब्द जो प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। देखिए, प्रस्तावना को जो मूल प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द, ये 3 शब्द नहीं था। कौन कौन, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं था। क्वेश्चन आ जाए कि मूल प्रस्तावना में सामाजिक शब्द था, सामाजिक बात किया गया मूल प्रस्तावना में, तो आंसर मारिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों शब्द है इसको बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान में एक बात और नोट कर लीजिए, संविधान में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया। कितने बार, एक बार, उसमें भी कब, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कितना बार किया गया, एक बार संशोधन किया गया। उसके बाद देखिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए। क्या, बंधुत्व शब्द जो है ना, ये अपने भारत का नहीं था। क्या, भारत में फ्रेटर्निटी, बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, ये भारत का नहीं। ये शब्द जो आया फ्रांस से आया। कहाँ से, फ्रांस आया। फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति हुई। कब, 1789 में। देखिए, फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति, और उस राज्य क्रांति से, फ्रांस के राज्य क्रांति से 3 शब्द जुड़ गया। कितना, 3 शब्द। कौन कौन, पहला स्वतंत्रता, समता और बंधुता। कौन कौन, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्द जो है वो फ्रांस के राज्य क्रांति से निकल कर आया है। तो कहाँ से निकल कर आया, फ्रांस के राज्य क्रांति से। मतलब बंधुता मतलब कि भाईचारे। क्या मतलब, भाईचारे। भारत में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर भाईचारे से बन के रहेंगे। अब आगे देखिए,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, देखिए अपनी संविधान, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, क्यों 26 नवंबर 1949, एक सेकेंड, कब बोला गया? 26 नवंबर 1949 को। ये इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन यह हिंदी में, प्रस्तावना में हिंदी में लिखा गया। तो 26 नवंबर 1949 को क्या बोला गया है कि एतद द्वारा, एतद मतलब कि अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, मतलब कि एडॉप्ट, अंगीकृत मतलब क्या? अडॉप्ट, अपनाया गया, अधिनियमित मतलब कि कुछ हद तक, और आत्मसमर्पित मतलब कि आत्मसमर्पित, आत्मा से मतलब कि अपने जो आत्मा से मान के इसको अपने द्वारा एडॉप्ट किया गया है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949 के ही को ही 284, कितना 284 संविधान सभा के जो सदस्य थे वो हस्ताक्षर किए थे। कितना सदस्य? 284 जो संविधान सभा के सदस्य थे वो हस्ताक्षर करते हैं। और संविधान सभा में, संविधान में 16 आर्टिकल को इसी दिन लागू किया गया था। कितने आर्टिकल को? 26 नवंबर 1949 को 284 लोग हस्ताक्षर किए थे, और 16 आर्टिकल को, मतलब आर्टिकल को इसी दिन जोड़ा गया था। 15 आर्टिकल जो चुनाव से संबंधित था, राष्ट्रपति से संबंधित था, और एक आर्टिकल सेकेंड लास्ट जो 394 था, 394, इसी के तहत बोला गया कि इसी के तहत 15 आर्टिकल को जोड़ा गया था। यानी कि टोटल कितना हो गया? 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को जोड़ा गया है। मतलब कि कुछ प्रस्तावना के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए, तो उनको इसको मिटा दे फिर। जो संविधान के बारे में कुछ, प्रस्तावना के बारे में जो कुछ अपने राय दिए थे, टिप्पणी दिए थे, जिसमें ठाकुर दास भार्गव, कौन? ठाकुर दास भार्गव जो है वो बोले थे प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्या? प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। दो बात बोले थे। और दूसरा बोले थे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या? प्रस्तावना है संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, दूसरा प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान की आत्मा है। किसने बोला था? ठाकुरदास भार्गव ने। क्वेश्चन आ जाता है बार बार एग्जाम में कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने बोला था? तो ठाकुरदास भार्गव ने। और के मुंशी, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, आपको पता है के मुंशी, उन्होंने बोले थे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है, इसे किन्होंने कहा? तो के मुंशी ने कहे थे। और एक है नाना पालकीवाल, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, केशवानंद भारती में, बोले थे ये संविधान के बहुत जानकार थे। तो इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है? क्या? कितने बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया? तो मात्र 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया, तीसरा बार नहीं किया गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में मात्र 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो प्रस्तावना इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, यहीं तक। देखिए एक दो बार वीडियो को पॉज किया, कारण था थोड़ा रोड साइड में बना रहे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है शोरगुल का, इसलिए पॉज करना पड़ा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।